integrate it, add wings to your career. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। मैं लोकेश मटवानी आपका स्वागत करता हूं। अपन आरसीसी देख रहे थे, ठीक है। आरसीसी में अपन ने क्या देखा था पिछले लेक्चर तक? सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम अपन ने एनालाइज की थी और डिजाइन अपन ने न्यूमेरिकल नहीं किया था, बस अपन ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक है। आज अपन डबली रिइंफोर्स्ड बीम को देखेंगे, डबली रिइंफोर्स्ड बीम को एनालाइज भी करेंगे और एक डिजाइन का पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दिल थाम के बैठो, आज डबली रिइंफोर्स्ड बीम अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, मैंने सबसे पहले बताया था कि सिंगली रिइंफोर्स का मतलब, पिछले लेक्चर में मैंने जब सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम बताया था तो मैंने क्या बोला था कि जब अपन टेंशन रिइंफोर्समेंट को, ठीक है, टेंशन रिइंफोर्समेंट यानी स्टील, ठीक है, अपन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह टेंशन की साइड में अपन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी क्या हुआ, पहले देखना पड़ेगा ना कि सिंगली में ऐसी क्या कमी थी कि अपने को जरूरत आन पड़ी डबली की, ठीक है। ये कौन सी बीम थी? सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम थी, ठीक है। ये क्या था हमारा? न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ कौन सा जोन था? कंप्रेशन। और यहाँ कौन सा था? टेंसाइल जोन था। और अपन ने क्या माना था? अपन ने ये माना था कि यहाँ पर मैं ये स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, ये जो लेता है स्टील 0.87 FI इंटू AST, ये क्या लेता था? पूरा टेंसाइल फोर्स। और यहाँ पर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक। ये कैसा बनता था अपना? पहले लीनियर और फिर पैराबोलिक, क्लियर। ये यहां पर C की वैल्यू कितनी होती थी? ये C मैं यहां लिख रहा हूं 0.36 FCKB इंटू XU। अब XU क्या था? XU ये थी अपनी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यहां तक अपन ने पिछले देख चुके हैं पहले कि भैया अच्छा ऐसे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम था, यहां पर अपन ने क्या प्रोवाइड कर रखा है? स्टील प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये बात है सिंगली रिइंफोर्स्ड की, ओके, ये है सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। पर मुझे अब क्या हुआ कि जो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था ना, MU, ठीक है, किसका? इस सेक्शन का। पहली बात मैं क्या बोल रहा हूं? MU, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। सिर्फ बीम बोल लो या सिर्फ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम मान लो, पहले मैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। जो इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था ना, वो कम था किससे? जो मैं अप्लाई कर रहा हूं, MU या M अप्लाइड। तो मेरी बीम क्या हो रही थी? ये वाली रिइंफोर्स जो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी ना, क्योंकि मेरा जो मोमेंट अप्लाइड है, ठीक है, मोमेंट अप्लाइड यानी जो लोड्स के कारण मोमेंट आ रहे हैं वो मान लो अगर 500 है, और जो इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है MU वो कितना है? 400 किलोन्यूटन मीटर। तो क्या ये मेरी बीम, ये मेरी डिजाइन सही है? नहीं, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। अब मेरे को बात समझ में आई, अच्छा कि ठीक है, इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था वो था 400, बट जो मेरी बीम के ऊपर मोमेंट आ रहा है, जो मेरे लोड्स के कारण मोमेंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 500 थे, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, मेरा जो मोमेंट है, जो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कम हो गया अप्लाइड मोमेंट से, ठीक है, जो इसके ऊपर लोड्स आ रहे हैं, ठीक है। अप्लाइड बोलो चाहे फैक्टर्ड, अब अपन ने देखा था ना, जब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मोमेंट से, तो वो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट बनता है, ठीक है। तो क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब मुझे ये सेक्शन काम का नहीं रहा मेरा, ये सेक्शन मतलब ये B और ये D डेप्थ, इस सेक्शन का मुझे अब कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरी बीम फेल हो रही है अपने आप कि मेरा मोमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो दो चीजें आई मेरे पास। दो चीजें क्या आई कि इस कंक्लूजन से मैं निकाल सकता हूं कि या तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेक्शन चेंज करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है। पहला क्या करूं मैं? सेक्शन को चेंज करूं, यानी B और D को बढ़ा दूं, ठीक है। अगर मैंने B और D को बढ़ाया, मान लो लेट अस सपोज, ठीक है, तो मेरी बीम का सेक्शन बढ़ जाएगा, सीधी बात है। तो सेक्शन से क्या बढ़ जाएगी? इसकी ज्यादा एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा एरिया प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा आ सकता है, ठीक है। एक चीज तो ये हुई, बट अपन ये नहीं चाहते कि अब हम चाहेंगे कि जो मेरा पहला का सेक्शन था ना, सेक्शन मतलब इसी B और इसी D, ठीक है, यही विड्थ और यही डेप्थ, इसी में ऐसा कुछ हो जाए कि अपन क्या बोले, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाए, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया? अच्छा ये बात है, तो चलो अपन क्या करते हैं,
स्टील को कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ मैंने एक क्या किया, ये ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ये AST, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ये मैंने बनाई डबली रीइंफोर्स्ड बीम। क्यों बनाई? क्योंकि जो मेरा मोमेंट था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था, वो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का कम था, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो मेरा डिजाइन मोमेंट था वो ज्यादा आ रहा था, ठीक है, मेरा रेजिस्टेंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो जितना वो रजिस्ट ही नहीं कर पाता उससे अगर ज्यादा आ रहा है तो मेरा सेक्शन फेल हो जाएगा ना, दिखती बात है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो ये क्या किया करूं, मैं स्टील का एरिया बढ़ा देता हूं, ठीक है। स्टील का एरिया बढ़ाने से क्या होगा, और कंप्रेशन में ही क्यों बढ़ाया, क्योंकि देखो जब मैं अगर बी और डी डायमेंशंस बढ़ा देता, ठीक है, तो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस और नीचे शिफ्ट हो जाती, यानी ये बीम हमारा जो सेक्शन बनता वो कहाँ, क्या ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बन जाता, ठीक है। अगर मैं ये जो डायमेंशंस बढ़ा दूं, अभी अपन क्या करेंगे, डबली रीइंफोर्स्ड बीम में डायमेंशन वही रखेंगे, फिक्स्ड दी सेक्शन डायमेंशन, ठीक है, सेक्शन को अपन फिक्स कर रहे हैं कि अगर मान लो इसी बी और इसी डी के लिए एक डी पर्टिकुलर गिवन है और पर्टिकुलर डी गिवन है, ठीक है, बेसिकली ज्यादा डेप्थ का रोल होता है, ठीक है। अगर मैं डेप्थ फिक्स कर दूं मेरी बीम की, ठीक है, और क्या बोले कि मेरे को ये मोमेंट रेजिस्टेंस करवाना ही करवाना है, कोई भी सपोज MU, ठीक है, तो अब अपन ने देखा था कि अच्छा MU लिमिटिंग यानी कि एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का जो MU लिमिटिंग था, ठीक है, वो क्या हो रहा था, इससे कम आ रहा था, पहली बात, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने पिछली बार बताया था कि जब मेरा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होता है तो MU हमेशा MU लिमिटिंग के बराबर लेते हैं अपन, क्लियर, ये बात तो समझ में आती है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मेरा मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो इस बीम का कितना आया, सिर्फ और सिर्फ MU लिमिटिंग आया, ठीक है। तो अब मेरा जो मुझे चाहिए रिक्वायर्ड कितनी है, रिक्वायर्ड मेरे को 500 की है, बट मेरे को 400 का रहा है, क्लियर। तो अब मेरे को बात समझ में आती है, अच्छा मेरे को डबली रीइंफोर्स सेक्शन में प्रोवाइड करता हूं, अगर मैं डबली रीइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर दूं तो यहां क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स बढ़ जाएगा। देखो क्या होता है, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। अभी ये मेरे को बात समझ में आ गई, अच्छा अपन ने डबली रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड कर दी, किस लिए प्रोवाइड करी, कि मेरा जो मोमेंट था वो कम आ रहा था, सॉरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, हाँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है, किससे, अप्लाइड मोमेंट से, ठीक है, पहली बात। तो देखो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम में अगर बताऊं इस बीम का, ठीक है, ये मान लो टेंशन रीइंफोर्समेंट और ये मान लो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, ये इधर टेंशन, अब कंप्रेशन देखो, क्लियर। अच्छा, इस कंक्रीट के कंप्रेशन के कारण तो C1 अपन देख चुके हैं, कितना देखा था अपन ने, 0.36 FCK BXU देखा था, एक C2 और आ जाएगा, किसके कारण, इस ASC के कारण, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, ये अभी अपन निकालेंगे आगे, मैं अभी एनालाइज कराऊंगा ना, तब मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो C1 अपन ये पहले सिंगली रीइंफोर्स के कारण देख चुके हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कब है, जब कंक्रीट अकेला कंप्रेशन ले रहा है, जब कंक्रीट अकेला कंप्रेशन ले रहा है, ओके। तो ये तो अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो कंप्रेसिव फोर्स बढ़ रहा है, यानी ये न्यूट्रल एक्सिस को नीचे शिफ्ट होने नहीं देगा, ठीक है, यानी ये बीम ओवर रीइंफोर्स नहीं होगी, ये अंडर रीइंफोर्स्ड ही रहेगी, ठीक है। अभी C और T अपन इक्वल करेंगे, दोनों C1 + C2 = T करके अपन क्या निकालेंगे, वापस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अभी बस तुम ये समझो कि अपन ने इसके एरिया ऑफ स्टील को प्रोवाइड करने से क्या हुआ, एक कंप्रेसिव फोर्स और बढ़ा। अब अच्छा, अब एक बात आती है कि ये कंप्रेसिव फोर्स कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है या कंक्रीट ले रहा है, देखो देख के बताओ, ये स्टील लेगा, ये स्टील लेगा, यानी हमने क्या किया, कंप्रेशन में बीम, जो कंप्रेशन में क्या कर दिया अपन ने, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके, मतलब स्टील को एज अ कन्फर्म, अपन ने क्या किया था, स्टील प्रोवाइडेड इन कंप्रेशन जोन, किस लिए, टू व्हाट, अब ये स्टील कंप्रेशन ले रहा है, ठीक है, टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस,
ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए अपन ने क्या किया, स्टील को प्रोवाइड किया कंप्रेशन जोन में, पहली बात। अच्छा, सेकंड, दूसरी बात कह रहा हूं कि ये जो कंप्रेशन है वो कौन ले रहा है, ये जो कंप्रेसिव फोर्स ले रहा है वो स्टील ले रहा है। ठीक है, यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कंक्रीट नहीं ले रहा, कंप्रेशन कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है। ठीक है, अच्छा बात आती है कि सर आपने तो कहा था कि स्टील टेंशन में स्ट्रांग होता है, कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होता ही नहीं, ऐसा कब कहा मैंने ये कहा था कि स्टील कंप्रेशन में भी, मैंने ये कहा था सिर्फ और सिर्फ कि स्टील टेंशन में स्ट्रांग होता है। मैंने ये नहीं बोला है कि कंप्रेशन में भी स्ट्रांग नहीं होता है, स्टील कंप्रेशन में भी उतना ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, बट अब बात आती है कि सर अपन स्टील एज अ कंप्रेशन मेंबर क्यों नहीं लेते हैं, पूरा ही मैंने स्टील का क्यों नहीं बना दिया, जैसा अपन आरसीसी की कॉलम्स लेते हैं। ठीक है, जो अपन कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, तो कॉलम अपन कंप्लीट स्टील का क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये देखो स्टील का एरिया कितना होता है, मास डेंसिटी, ठीक है, 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टील, और डेंसिटी ऑफ कॉपर होती है हमारी, कंक्रीट 2400 kg पर मीटर क्यूब। देखो क्या अंतर निकला कि पर मीटर क्यूब स्टील तो हमारा है 7850 kg पर मीटर क्यूब, और कंक्रीट का कितना वेट है, मतलब कंक्रीट हल्का है स्टील से, तो हम ये थोड़ी चाहेंगे हमारा मेंबर भारी बने, क्योंकि अगर वो उसका खुद का सेल्फ वेट भी तो लगेगा उसके ऊपर। भाई मैं जो बीम है तो बीम के ऊपर बीम का डेड लोड मतलब उसका सेल्फ वेट भी तो लग रहा है। अगर मैं कंप्लीट स्टील की बीम डाल दूं तो अपन स्टील की बीम्स भी होती है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पर, जब बट बेसिकली अपन नॉर्मल घर बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ आरसीसी की बीम डालते हैं, कंप्लीट पूरी स्टील की बीम नहीं डालते हैं। ठीक है, तो अब देखो स्टील एरिया ज़्यादा है, मास ज़्यादा है स्टील का पर यूनिट मीटर क्यूब, कंक्रीट का कम है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि कंक्रीट को एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज करते हैं। और अब यहाँ इस बात में कि ये सर ये जो स्टील अपन ने प्रोवाइड किया ना, मैं ये बताने वाला था, ये जो फोर्स है ना कंप्रेसिव फोर्स, जो एक्स्ट्रा कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है हमारे इस सेक्शन में, ठीक है, वो कौन बियर कर रहा है, स्टील बियर कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट आपने को चीज पता होनी चाहिए। ओके, ये बात समझ में आती है, तो ये समझ में आ गया कि अपन को डबली रीइंफोर्स्ड बीम क्यों चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब अपन सीधा एनालिसिस पे चलेंगे। अच्छा, एक और बात, क्वेश्चन आता है कि डबली रीइंफोर्स्ड बीम और कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। ठीक है, डबली रीइंफोर्स्ड बीम और कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। तो पहला तो अपन ये देख चुके हैं कि जहाँ मोमेंट ऑफ अपना बहुत ज़्यादा मोमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ अपन को, जहाँ मेरी डायमेंशंस फिक्स्ड है, जहाँ मेरी डेप्थ और सेक्शन की डायमेंशन फिक्स्ड है, डेप्थ फिक्स्ड है, तो वहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं, मेरे को डबली रीइंफोर्स्ड बीम लगानी पड़ेगी। दूसरा, जहाँ रिवर्सल ऑफ मोमेंट्स होते हैं ना, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है, रिवर्सल ऑफ मोमेंट्स इज लाइकली टू अपीयर। ठीक है, अब रिवर्सल ऑफ मोमेंट्स क्या होते हैं, जैसे देखो ये एक फ्रेम, मल्टी स्टोरी फ्रेम, ठीक है, इसमें लेटरल लोड्स आते हैं, ठीक है, विंड लोड बोल दो, ठीक है, या अर्थक्वेक लोड, लेटरल डायरेक्शन में अगर लोड आता है, तो यहां पर क्या होता है कि इन बीम्स में जो मेरा मोमेंट होता है वो रिवर्सल, ठीक है, रिवर्सल मतलब एक ऐसे आएगा तो अगली बार ऐसे आ जाएगा। क्लियर, यानी क्या हुआ, मुझे कंप्रेशन और टेंशन जोन चेंज होते जाते हैं। ठीक है, यहां पर कभी कभी टेंशन आ जाएगा, कभी नीचे टेंशन आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, मुझे डबली रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करनी पड़ेगी मेरी मल्टी स्टोरी बीम्स में, मल्टी स्टोरी फ्रेम्स में। ठीक है, और जो मेरा इसकी खासियत क्या होती है डबली रीइंफोर्स्ड बीम की, ठीक है, सेकंड, जो क्रीप और श्रिंकेज के कारण डिफ्लेक्शन होता है ना, उसमें कमी आ जाती है। डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज, ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं सब कुछ, इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब अपन सीधा क्या चलेंगे, मेरा बीम को एनालाइज करते हैं। ठीक है, मेरी डबली रीइंफोर्स्ड बीम को एनालाइज करते हैं अपन, फोर्सेस निकालेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसा अपन ने सिंगली के लिए किया था सेम टू सेम अपने को वैसे ही करना है। ओके, चलो देखो, मैं यहाँ पे बीम बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी बीम है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, सिर्फ रेक्टेंगुलर की बात करूंगा।
ठीक, ये हमने डाला क्या, एरिया ऑफ, अब मैं AST लिखूंगा, जहां AST आ गया वहां पर क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और जहां ASC आ गया वहां एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, यहां अब जैसे अपन ने D डैश, इसको बोलूंगा मैं D डैश। ठीक है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ तो D है, यहां तक इफेक्टिव डेप्थ D है, तो ये D डैश। ओके, जहां स्टील का रिइंफोर्समेंट सेंटर टू सेंटर है ना, ये सर्कल है। क्लियर, ये माना अपन ने। तो बताओ इसका अपन स्ट्रेन्स देखते हैं, पहले स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं। तो स्ट्रेन यहाँ पर वही कंप्रेशन फिर टेंशन, स्ट्रेन्स तो वही रहेंगे। यहाँ पर स्ट्रेन कितना होना चाहिए, 0.87 FY अपॉन ES प्लस 1.15, नहीं 1.15 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ना, 0.002, इससे ज़्यादा ये मिनिमम था स्टील में। और अब इसके करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना था, 0.0035 था कि नहीं था, ये था मेरा XU और ये है मेरा D डैश। ठीक है, तो मेरे को ये वैल्यू निकालनी है स्ट्रेन की। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी वही सिमिलर ट्राइंगल से 0.0035 XU माइनस D डैश अपॉन XU। ये कोड में भी गिवन है और अपन डायरेक्ट सिमिलर ट्राइंगल से निकाल भी सकते हैं। क्लियर, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बनाए तो यहाँ पे बताओ 0.87 FY व्हाट AST आएगा ना। ठीक है, इधर ये ऐसे, फिर हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है इधर से पैराबोलिक। क्लियर, अब इधर एक C1 और जो ये वाला है हमारा इधर C2। क्लियर, अब मुझे C1 तो मुझे पता था, ये कितनी थी वैल्यू, 0.45 FCK, ठीक है नहीं थी। C1 मेरे को पता थी कितनी थी, C1 मेरे को पता है 0.36 FCK भी XU आया था स्टार्टिंग में जब अपन ने सिंगली रीइंफोर्स किया था। ठीक है, अब C2 कैसे निकलेगा मेरे को बताओ। C2 क्या है, कंप्रेसिव फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, अब यहां स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो स्ट्रेस यहां आएगा देखो FSC यानी स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है, इन कंप्रेशन FSC। ठीक है, इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो आएगा स्ट्रेस, इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा माइनस FCC। मुझे कंक्रीट का भी तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने ये जो निकाला ना C1, इस C1 को क्या माना था कि पूरा का पूरा कंक्रीट किसमें है, कंप्रेशन में है, तो ये वाला ऑलरेडी इसमें आ चुका है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो देखो ये आ गया स्ट्रेस, ये आ गया एरिया, तो ये मेरे को क्या मिल गया, कंप्लीट फोर्स मिल गया। अच्छा, एक और बात, इसमें लीवर आर्म कैसे लेंगे, देखो इसमें लीवर आर्म कितनी होगी, क्योंकि यहां अपना ये इसके लिए, किसके लिए, सिर्फ C2 के लिए लीवर आर्म कितनी लेंगे अपन, ये वाली D माइनस D डैश लेंगे। ठीक है ना, बाकी C1 के लिए तो वही D माइनस 0.42 XU, क्योंकि यहां पर कितना लग रहा है, पूरी कंप्लीट में से अपने को वो 0.42 XU पे लग रहा था C2। क्लियर, यानी अब अपन क्या निकाल चुके हैं, स्ट्रेस निकाल चुके हैं। अच्छा, अब मेरे को बात समझ में आती है कि सर क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बाकी है ना। देखो C1 प्लस C2 कर दो तो C निकल गया पूरा, C1 प्लस C2 कर देना इनको ऐड करके। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, बैलेंस सेक्शन के लिए इक्वल टू T करना पड़ेगा। चलो करते हैं, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगी बताओ, अगर मैं C इक्वल टू T करूं यानी 0.36 FCK BXU प्लस ये तो क्या था C1 प्लस C2 कितना था ASC FSC माइनस FCC, बस यही है, इक्वल टू 0.87 FY AST। तो यहां से मेरे को क्या निकल जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकल जाएगी ना, जैसे अपन ने पहले किया था C इक्वल टू T। ठीक है, नेट कंप्रेशन टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टोटल टेंसाइल फोर्स, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी यहाँ से XU। ठीक है, अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये कैसे निकला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, FSC और FCC। FSC क्या है कि इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग किसमें, स्टील में। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि स्ट्रेस इन स्टील करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन कितना, इसको मैं ले लेता हूं ET, लेट अस सपोज
ET, ठीक है। यानी मेरे को इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा स्टील में वो ये है। और FCC, अब FCC भी मैं बताने वाला हूं, क्लियर। FCC क्या है? वही स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। पर अब क्या होता है, नॉर्मली बता रहा हूं, ठीक है। जो रेशियो है ना D' D, ये लाई करता है मेरा 0.05 से 0.2 के बीच। डबली रीइंफोर्स बीम अपन डिजाइन करते हैं ना, तो जो मेरा D' होता है ना, वो इसी रेंज में लाई करता है। और जब अगर ये इस रेंज में होता है ना, तो कोड कहता है ये FCC को ले लो 0.45 FC के बराबर, ठीक है, 0.45 FC के बराबर, ठीक है। तो FCC डायरेक्ट निकल गया अगर D' इस रेंज में है तो, क्लियर। क्योंकि ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक लीनियर होता है ना, तो अगर ये वैल्यू कम होगी ना, D' कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये लीनियर रीजन में ही रहेगा। इसीलिए अपन ने FCC को, क्योंकि जो स्ट्रेन कंक्रीट में आएगा ना स्ट्रेस, वो इतना ही आएगा 0.45 FCK के बराबर, क्लियर। अगर मेरा ये वैल्यू है तो D' D' कहाँ होगी, जो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट होगा ना ऊपर से, ये डिस्टेंस D', और D तो पता ही अपने को इफेक्टिव डेप्थ, ओके। तो ये बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कि सर आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो निकाला ही नहीं, ये लो बेटा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना था, देखो M1 प्लस M2 लिख रहा हूं मैं इस बार, M1 प्लस M2 लिख रहा हूं। तो M1 क्या है, M1 था जो हमारा सिंगली के कारण था, देखो 0.36 FCK BXU। अब ये तो था क्या, C1 इंटू D माइनस 0.42 XU, ये इसकी लीवर आर्म, प्लस देखो ये वाला अपन कर चुके हैं, ये चीज अपन कर चुके हैं फर्स्ट, प्लस अब सेकेंड वाला क्या आएगा, ASC FSC माइनस FCC, ये माइनस है, मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म इसकी कितनी है, D माइनस D'। ये मिल जाएगा मेरे को पूरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा डबली रीइंफोर्स्ड बीम के लिए, क्लियर। बात समझ में आती है? ये हटा दो यहां से, ओके। चलो, अब बात समझ में आती है कि सर इसकी डिजाइन के लिए, ठीक है, या अपन मान लो इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है और मुझे पूछे, क्या पूछे कि इसकी अपनी ये डेप्थ कितनी है, ठीक है। अभी डेप्थ तो अपन को डायरेक्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि अपन ने स्ट्रेस अभी तक निकाला ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस की मैं टेबल बताऊंगा, जो हमारी अलग अलग स्ट्रेंस वैल्यू पर जो अलग अलग स्ट्रेस आता है ना स्टीम पे, वो फिक्स्ड है, तो अपन को वो याद करना पड़ेगा, क्लियर। मैं आगे डिजाइन में वो पूरी बताऊंगा FSC कैसे निकालते हैं, बस अभी आप उतना समझो कि FSC क्या है, स्ट्रेस इन स्टील करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन्स एट दी किस वैल्यू पे, वही 0.0035 XU माइनस D' अपॉन XU, ओके। अच्छा, अब बात आती है कि सर आपने ये तो कर दिया, ठीक है, अब डिजाइन करते हैं। चलो डिजाइन पर चलते हैं सीधा, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन कि अब डिजाइन कैसे करेंगे। तो डिजाइन के लिए मेरे को देखो फिक्स्ड प्रोसीजर है, आपने को वो ही फॉलो करना है, फिर मैं कह रहा हूं, ठीक है। और ये चीज अब तुम सोचो कि सर हम JN की तैयारी कर रहे हैं और हम ये इतनी बड़ा डिजाइन प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये सब इसके से बीच में से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए अपन कुछ फिक्स्ड नहीं है कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो जो चीज सिलेबस में वो अपने को पढ़नी है, भले वो न्यूमेरिकल है या थ्योरेटिकल है, कुछ भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने माना क्या है, टेंशन रीइंफोर्समेंट, और यहाँ मैंने माना कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये इसको नाम दे रहा हूँ ASC, इसको नाम दे रहा हूँ AST, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी, क्लियर। अच्छा, ये है हमारी D' और ये है हमारा D, क्लियर। अब इस बीम को मैं दो टुकड़ों में टाल सकता हूँ। ये जो मेरा सेक्शन है ना, इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, ढंग से देखना सब जने। पहला मैंने क्या बोला कि यहां पर इसको मान लो पहले तो इसको बैलेंस सेक्शन एक, यानी ये जो AST1 यहां पे मैंने क्या दे दिया, AST1, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। कब, जब ये मेरा बैलेंस्ड सेक्शन है, ठीक है, यानी जो इसका मोमेंट आएगा ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो लिमिटिंग के बराबर आएगा, क्योंकि देखो इस वाले सेक्शन का तो लिमिटिंग से ज्यादा ही है, ठीक है ना, वो तो अपन देख ही चुके हैं, क्योंकि तभी तो इस वाली बीम से ज्यादा, तभी तो हमको डबली की जरूरत पड़ी। तो पहले मैंने क्या माना, इसको A सेक्शन मान लो, ठीक है,
ये बैलेंस सेक्शन है या ए बीम मान लो, इसको कुछ भी मान लो, बीम ए बोल दो, लो ठीक है। प्लस अब क्या मान सकता हूँ कि एक ये तो है ही है, देखो ये M1 है अपने आप, M लिमिटिंग बोल दो या M1 बोल दो, ठीक है, और ये है M मान लो। प्लस अब कौन आएगा देखो खेल में, अब खेल में आएगा हमारा कंप्रेशन, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी आएगा ना, ASC प्लस, अच्छा, और इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कितनी होगी, XU लिमिटिंग, ये ध्यान रखना, सिर्फ इस बीम की प्लस यहां पर एक टेंशन रीइंफोर्समेंट और आएगा, ठीक है, इसको इधर 2 ले लिया, इधर 5 ले लो, चलो AST2। क्यों? अब सर बोलो, तुम ये मत बोल देना कि इस बीम में पूरा टेंशन रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, नहीं, क्योंकि इसके कारण भी तो टेंसाइल फोर्सेस आएंगे, जो यहां पर कंप्रेसिव फोर्स बना रहे हैं, जो C2 आया था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना T1 T और T में, भाई अपन निकालते तो T पूरा एक साथ है, बट उसको फॉलो करने, उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर भी तो टेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस सेक्शन को एक सेक्शन बी मान लेते हैं, ठीक है। प्लस अब मेरे को एनालाइज जो मैं डिजाइन करूंगा वो इस पर्पस से करूंगा, देखो ये M2 दिस, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मेरा मोमेंट आया, मान लो जो मेरे को मोमेंट चाहिए इस मोमेंट के हिसाब से, क्योंकि अपन डिजाइन कर रहे हैं तो अपन को गिवन क्या होगी, लोडिंग्स गिवन होगी, यानी मोमेंट्स गिवन होंगे, तो मुझे पूछ रहा है क्या, स्टील का एरिया, तो स्टील का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, AST1 और AST2, तो ये मिलके मेरे को पूरा टेंसाइल रीइंफोर्समेंट देगा, और ASC ये मेरे को देगा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। क्लियर, बात समझ में आती है बेटा? अभी अपन उसको बताऊंगा इवेलुएट करके ये कैसे कैसे निकलते हैं, फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डबली रीइंफोर्स बीम बहुत ज़्यादा आगे आपको काम आने वाली है, ठीक है। चलो फिर आगे नेक्स्ट सेक्शंस में अपन क्या पढ़ेंगे, फ्लैंज्ड बीम भी पढ़ेंगे। देखो आपके कोर्स में वो भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान है आपका। चलो ठीक है, ये फोटो समझ में आ गया। अब इसी को देखते हुए अपन क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे मेरी बीम को। ओके, यानी मेरे को क्या चाहिए, देखो डिजाइन करेंगे मतलब क्या, मेरे पास सेक्शन तो गिवन है, बी और डी तो गिवन है ऑलरेडी, मेरे पास क्या नहीं है, स्टील का एरिया नहीं है, क्योंकि बीइंग ए सिविल इंजीनियर मेरे को स्टील का एरिया ही तो चाहिए, ठीक है। मेरे को कितनी स्टील डालूं मैं, उसको मुझे वही तो चाहिए, क्योंकि मेरे पास डायमेंशन तो फिक्स है। ये भी अपन डिज़ाइन का ही पार्ट है, क्योंकि पर सेक्शन डायमेंशन अपन ने फिक्स कर दी एक चीज़, फिर आगे डिज़ाइन करूँ। मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। अगर मेरी बीम सेफ है तब तक सही है, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि AST जो टोटल स्टील का एरिया था वो AST1 प्लस AST2 था, पहली बात, ठीक। अब मुझे AST1 अलग निकालना पड़ेगा, AST2 अलग निकालना पड़ेगा, पहले इसको समझो, ठीक है। और जो मेरा कंप्लीट मोमेंट था वो क्या बोला मैंने, MU लिमिटिंग प्लस एक MU2 के बराबर था। क्लियर, बात समझ में आती है। तो हर बच्चे को पता है ये MU लिमिटिंग तो कैसे निकलता है, ठीक है। बिल्कुल, अपन ने क्या निकाला था MU लिमिटिंग 0.36 FCKB XU लिमिटिंग D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, निकाला था कि नहीं निकाला था। अच्छा, और देखो अब आएगा खेल में बढ़िया कि ये जो मोमेंट था लिमिटिंग मोमेंट, ये टेंशन के रिस्पेक्ट में भी उतना ही आता था जो कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में आता था, यानी ये 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU के बराबर भी था। तो देखो ये AST कौन है इस बार, सिर्फ AST1, ठीक है। तो यहां से AST1 मेरे पास निकल के आ जाएगा सीधे MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू, कौन 0.87 FY D माइनस 0.42 XU। आई बात समझ में, खेल समझ में आया, ठीक है। पहले अपन MU लिमिटिंग निकालेंगे इस फॉर्मूले से, फिर AST1 निकालेंगे ऐसे। क्लियर, बात समझ में आती है। तो ये निकल गया मेरे पास AST1, ठीक है। AST1 निकल गया। अब AST2 कैसे निकालूं, देखो मैंने जो सेकंड बीम बनाई थी, सेकंड वाली बीम में था AST2, यानी जो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है कौन, M2, दूसरी वाली बीम का, जस्ट इससे पहले जो फोटो बनाई थी वो काम में आएगा, MU2 काम में आएगा, ठीक है। तो पहले तो मुझे MU2 निकालना पड़ेगा। तो MU2 तो मेरे को MU माइनस MU लिमिटिंग से मिल ही जाएगा आसानी से, ठीक है। अब ये MU2 कितना था, ये 0.87 FY AST2, देखो ये तो आया टेंशन
इनटू लीवर आर्म डी माइनस डी डैश। इसकी लीवर आर्म डी माइनस डी डैश होगी इक्वल टू ये वाली वैल्यू एज इट इज एम यू माइनस एम यू लिमिटिंग। तो देखो ये निकल गया कौन, AST2, AST2 भी निकल गया कौन, यहाँ से एम यू माइनस एम यू लिमिटिंग डिवाइडेड बाई ये पूरी वैल्यू, यानी 0.87 FY डी माइनस डी डैश। ये आ गया मेरे पास AST2। देखो मेरे पास टेंशन रिइंफोर्समेंट मिल चुका है, मेरे को स्टील जो नीचे प्रोवाइड करना है ना टेंशन जोन में, इन दोनों का समेशन मिल चुका है। अब मेरे पास क्या बाकी है, बस ASC बाकी है। तो देखो MU2 को ही वापस लेके आओ खेल में, किस फॉर्मूले से, 0.36 नहीं 0.36 थोड़ी आएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, स्टील का एरिया इंटू FSC माइनस FCC मल्टीप्लाई बाई D माइनस D डैश। तो यहाँ से स्टील का एरिया निकल जाएगा कंप्रेशन में MU2 अपॉन ये पूरे को डिवाइड कर दो FSC माइनस FCC इंटू D माइनस D डैश। क्लियर, बात समझ में आई। ASC भी निकल गया। अभी अपन डिजाइन का क्वेश्चन करने वाले हैं इसके जस्ट बाद, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ये जो FSC है ना, उनकी मैं कुछ लिमिट्स बता रहा हूं। ठीक है, एक टेबल बना के बता रहा हूं FSC की, सीधे सीधे अपन को वो एग्जाम में काम आएगी, वो अपने को याद रखनी पड़ेगी, या कभी कभी गिवन भी होता है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेन वैल्यूज पर FSC की वैल्यू गिवन होती है, जो अलग अलग स्ट्रेन की वैल्यूज होती है ना। ठीक है, क्योंकि फिर अपने को इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। जब अभी देखो डिजाइन का क्वेश्चन करेंगे ना, तो एकदम डॉट टू डॉट क्लियर हो जाएगा आपको कि FSC कैसे निकालते हैं, सब कुछ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये FSC की वैल्यूज लिख रहा हूं अलग अलग FY पर, और लिख लेता हूं मैं फटाफट। ठीक है, देखो यहां पे लिखेंगे FY, ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और यहां लिखूंगा मैं D डैश बाई डी, क्योंकि देखो अलग अलग D डैश बाई डी पर वैल्यू अलग अलग आएगी। ये है 0.05, ये है 0.1, ये है 0.15, और इधर आएगी 0.2। क्लियर। अच्छा, अगर FY लूं पहला 250, तो देखो माइल्ड स्टील के लिए ना ये तीनों सब बराबर होता है, 217 217 217। तो FSC हमेशा हमेशा अगर माइल्ड स्टील है तो कितना लेंगे अपन, 217। आकर चेंज कर देते हैं। अगर 415 है तो कितना लेंगे, 355, 353, ठीक है 342। देखो बेटा ये फटाफट काम की चीज नहीं है, बट अपने को फिर भी कैलकुलेशन में काम आएगी, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। ओके, 424, अगर ये 550 है तो 458, ये 412, ये 441, देखो कम ही हो रही है, 395, 419, 380, और ये है 370। क्लियर, ये फटाफट से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी ले लो। ठीक है, ये अपन अगर एग्जाम में गिवन नहीं हो, क्योंकि ये देखो ये पूरा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर अपन को दे देता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए कितना है स्ट्रेन की वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए गिवन होती है। ठीक है, चलो अब मैं सीधा क्वेश्चन करवाने वाला हूं अपना डिजाइन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अपनी डबली रीइंफोर्स बीम है ना, वो हकीकत में डिजाइन होती कैसे है। अभी तो अपन ने तो बस हवा में देखा है, अब अपन बीम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द बीम इज गिवन। साइज कितनी दे रखी है, 250 इंटू 500 mm। ये बीम की साइज गिवन है देखो। ठीक है, और क्या गिवन है, जो डेड लोड कैरी कर रहा है, सॉरी लाइव लोड कैरी कर रहा है, वो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 और Fe415, और इफेक्टिव कवर भी दे रखा है अपने को 40 mm। हम देखो इफेक्टिव कवर बोला यानी नीचे से भी 40 है, ऊपर से भी 40 है। स्टील रिइंफोर्समेंट, कंप्रेशन और टेंशन दोनों में 40-40 लेना है अपन को। क्लियर, यानी D डैश भी कितना है, और पूछा क्या है, फाइंड एरिया ऑफ स्टील, बस फाइंड एरिया ऑफ स्टील, इतनी सी पूछा है। अब इसने बताया ही नहीं है कि ये बीम मेरी डबली है, सिंगली है, क्या है, फलाना है, सब अपन को चाहिए। अच्छा, और एक लेंथ भी गिवन है ना, लेंथ ऑफ द बीम मेरे को 6 मीटर गिवन है आई थिंक, हाँ 6 मीटर। क्लियर, और FSC की वैल्यूज भी दे रखी है देखो,
यानी यहाँ पे एक स्ट्रेस की टेबल बना रखी है और एक यहाँ पे स्ट्रेंस की टेबल बना रखी है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन एग्जिट आया हुआ है, मैं वही ले रहा हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ है। ये वैल्यू दी हुई है 0.95 FYD, 0.975 FYD और 1 आ गया ना, या तो 1.0 FYD। ये FYD क्या है? डिज़ाइन स्ट्रेस। ये वैल्यूज़ है 0.00241, 0.00276, 0.00380। ठीक है, ये भी गिवन है। अब हटा, ये एक बार तुम नोट कर लो सारी चीजें, क्योंकि हटाने वाला हूं मैं इसके बाद। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मोमेंट चाहिए। मोमेंट के लिए क्या चाहिए? लोड, यानी लोड का कैलकुलेशन। अब लोड का कैलकुलेशन पहले डेड लोड। तो डेड लोड कितना है बेटा? बीम का सेल्फ वेट कितना है? 0.25। ये 0.25 क्या है? 250 mm, मल्टीमीटर में ले रहा हूं। 0.5 वापस मीटर में, मल्टीप्लाई बाई व्हाट? इसका लेंथ कितनी है? 6 मीटर, मल्टीप्लाई बाई, अब कंक्रीट का वेट कितना होता है आरसीसी बीम का? 25। ठीक है, यानी ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलो अभी पर यूनिट मत करो, उसको 6 से मल्टीप्लाई मत करो, किलोमीटर मीटर में निकालते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है। हमारे पास कहाँ गई? एक सेकेंड, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद ब खुद। ये रहा। ठीक है, ये वैल्यू निकल जाएगी 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड पता है मेरे को 25 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड ऐड करो, कितना आया फटाफट? टोटल लोड 28.125 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू व्हाट? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या चलो अभी किलोमीटर पर मीटर ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे मोमेंट निकालेंगे ना तो काम आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? फैक्टर्ड लोड चाहिए। या पहले देखो, आप चाहो तो लोड पे भी 1.5 से अपने को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो लोड में, चाहो तो लास्ट में मोमेंट निकाल के कर देना। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो पहले मैं डायरेक्ट मोमेंट ही निकाल लेता हूँ। तो बताओ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम का कितना होता है? WL²/8 होता है ना। तो देखो यहाँ पर सब काम आता है, देखो पूरी सॉम काम आएगी 6²/8। ये निकली मेरे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीम के कारण। किस कारण? सिर्फ इस लोड के कारण। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 189.84 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, अब मैं वो बात कर रहा हूं कि मेरा फैक्टर्ड मोमेंट कितना होगा? जो मेरा डिजाइंड मोमेंट है 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? लिमिट स्टेट मेथड से कर रहा हूं। तो 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मेरे पास डिजाइन मोमेंट कितना आ जाएगा? 200, सॉरी ये 189 नहीं था, ये 126 था, ये 189 था। ठीक है, अब यार ये कैलकुलेशन तो तुमको करनी है वैसे भी। ये 126 था, ये है 189, 189.84 और ये है 56 किलो न्यूटन मीटर। ओके, देखो वैल्यूज है, वैल्यूज तो अपने को सीधे सीधे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ ये जो मोमेंट है ना, ये वाला, इस मोमेंट, ये मुझे चाहिए MU। ये वाला मेरा मोमेंट क्या है? जिस मोमेंट के लिए मैं डिजाइन कर रहा हूं मेरी बीम को। ओके, अब ये सब कुछ कचरा हटा दो। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मिल गई कितनी? 189.84। इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी इस मोमेंट के लिए मेरे को मेरी बीम डिजाइन करनी पड़ेगी। क्लियर? देखो, डबली रीइंफोर्स बीम का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है SSC मेंस में, खासकर काफी बार पूछा गया है। चलो, तो मैंने कहा कि सर मेरा MU तो कितना आया? 189.84 किलो न्यूटन मीटर आया। इसके लिए मेरे को डिजाइन करना है मेरी बीम। ठीक है, तो मैं MU लिमिटिंग निकाल दूं। अगर मेरा MU लिमिटिंग इससे ज्यादा आ गया तो मेरी बीम तो सिंगली रीइंफोर्स्ड ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर MU लिमिटिंग इससे कम आ गया तो मुझे क्या डिजाइन करना पड़ेगा? डबली रीइंफोर्स्ड बीम डिजाइन करनी पड़ेगी। तो निकालते हैं, देखो 0.36 FCKB XU D - 0.42 XU। क्लियर? XU, अब ये XU क्या है? XU लिमिटिंग है, किसके बराबर होगा? 0.48 D के। ये कोड में गिवन है, पिछली बार बता चुका हूं। 0.48 इंटू, अच्छा सर आपने D तो निकाली नहीं, D अभी निकालते हैं। देखो बेटा, कैपिटल D कितना था? 500 था, तो D कितना होगा? 500 - 40 यानी 460, यानी इंटू 460।
तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 220.8 mm। क्लियर? इसमें पुट कर दो, MU लिमिटिंग निकल गया, ये निकल गया 0.36 FC के 20, B 250, XU 220.8। देखो कितनी फटाफट, मल्टीप्लाई बाई डी कहाँ है, 460 माइनस 0.42 इंटू 220.8 इंटू 10⁻⁻6। क्यों कर रहा हूँ? ताकि किलोमीटर मीटर में आ जाए। और ये वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी एग्जैक्ट 145.96। तो पिक्चर में हमने देखा कि ये भाई साहब जो MU लिमिटिंग है वो किससे कम है, MU से कम है। यानी मेरी बीम क्या होगी, डबली रीइंफोर्स्ड। क्लियर? बात समझ में आई? अगर यही क्वेश्चन सिंगली रीइंफोर्स्ड का होता और ये आ जाता 245, ठीक है, तो अपन इसको क्या करते, सीधे सीधे किसके बराबर रख देते, 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU। यहाँ से क्या निकल जाएगा, AST निकल जाता। सीधी बात है, अपने को तो एरिया ऑफ स्टील ही चाहिए था ना, ठीक है ना, ना 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 एरिया ऑफ स्टील चाहिए था। अगर सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम थी तो अपन क्या करते, XU निकालते पहले, ठीक है, क्योंकि वो MU लिमिटिंग से कम था, जब अपन पिछले क्लास में कर चुके हैं वो चीज़। क्लियर? चलो, तो अब मुझे क्या देखना पड़ा कि अब मेरा जो MU2 है वो आ गया पिक्चर में, MU माइनस MU लिमिटिंग। आई ना बात समझ में? यानी ये कितना निकला, इन दोनों को माइनस कर दो, 189.84 माइनस 145.96। ये वैल्यू निकल के आएगी, कितनी, कहाँ गई, ये वैल्यू आएगी 43.88। ठीक है, 43.88 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है ना, ये MU2 भी निकल गया। अब बस जो अपन ने किया था ना पहले, AST1, AST2, ASC तीनों निकालना है। बात समझ में आई? तो AST1 किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, देखो AST1 MU लिमिटिंग के अकॉर्डिंग निकलेगा ना, फिर AST2 निकालेंगे और फिर ASC निकालेंगे। बस हमें यही चाहिए, क्योंकि हमें तो बस स्टील के एरिया से मतलब है ना। तो देखो मैं पहले यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, पहले यहाँ पर MU लिमिटिंग से, देखो MU लिमिटिंग इक्वल्स टू 0.87 FY AST1 इंटू D माइनस 0.42 XU। यहाँ से AST1 निकल गया, AST1 MU लिमिटिंग 1.45 पॉइंट दिस। अब देखो कैलकुलेशन है, आपको करनी ही पड़ेगी, बस वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। 415, ठीक है, D कितना था 460 माइनस 460 इंटू 0.42, नहीं हाँ भले वो कर दो, वापस निकल जाएगा 0.48। ठीक है, यहाँ से आप AST1 निकाल देना, ये आ जाएगी वैल्यू एग्जैक्ट 1100.74 mm स्क्वायर। क्लियर? AST1 हो गया सिंपल। AST2 पे चलें, तो देखो AST2 जो मेरा सेकंड वाला है, ठीक है, ये तो किसके लिए था, मैंने दो बीम मान ली थी ना मैंने, कि पहला तो क्या था मेरा कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या हो, बीम हमारी बैलेंस्ड हो और लिमिटिंग मोमेंट ही रखे। फिर लिमिटिंग के बाद जितना भी मोमेंट रहेगा वो MU2 है। तो AST2 के लिए वही सेम चीज करनी पड़ेगी मेरे को। AST2 के लिए यहाँ आ जाएगा MU2 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे ऊपर था MU लिमिटिंग, नीचे कितना आ जाएगा 0.87 FY, कितना, इसकी लीवर आर्म कितनी होती है D माइनस D डैश, सीधी बात। तो ये कर लो, MU2 कितना था 43 था, 48 था, 43 था, है ना। तो 43.88 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 0.87 415, D माइनस D डैश कितना है 460 माइनस 40। तो यहां से AST2 भी निकल गया। कितना निकल गया बेटा, 289.36 mm स्क्वायर। आई बात समझ में? तो टोटल टेंशन रिइंफोर्समेंट कितना होगा, टोटल टेंशन रिइंफोर्समेंट ऐड कर दो AST1 और AST2 को, तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, टेंशन रिइंफोर्समेंट, जो कि आएगा 1390.1 mm स्क्वायर।
अब मुझे बस क्या निकालना है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट ASC निकालना है। अब ASC के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, वापस FSC और FCC। अब खेल है, वो जो स्ट्रेस की वैल्यूज गिवन थी ना, वो यहां से अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अपन को काम आएगी। क्लियर? तो देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेन ESC चाहिए, किसके करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग 0.0035 XU लिमिटिंग माइनस D डैश अपॉन XU लिमिटिंग। इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग मुझे स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। जो देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज गिवन थी ना, वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए चाहिए। तो पहले तो बेटा स्ट्रेन निकालो, स्ट्रेन निकालो। XU लिमिटिंग कितनी थी, 220.8 माइनस 40। तो ये वैल्यू निकल के आएगी बेटा, ये वैल्यू निकल के आती है 0.00287। क्लियर? अब देखो खेल, यहां 0.0038 था, ठीक है। ये कौन था, सबसे लास्ट वाला स्ट्रेन देखो, और ये है 0.00276। इसके बीच में ही कहीं आएगा 0.00287, जो स्टार्टिंग में टेबल गिवन थी ना, उसके करस्पॉन्डिंग बता रहा हूं। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी थी, 1 FYD। अब FYD क्या है, FYD क्या बेटा, डिजाइन स्ट्रेस, यानी डिजाइन स्ट्रेस कितना होता है 0.87 FY होता है। क्लियर? तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.87 FY था। अच्छा, और यहां पे कितना था, इधर वैल्यू कितनी थी 0.975 थी ना, बिल्कुल 0.97 FY इंटू, अच्छा 0.97 FYD था ना, तो इंटू 0.87 भी तो आएगा, इंटू 0.87 FY। क्लियर? ये वैल्यूज में निकाल रहा हूं, और मुझे चाहिए कौन सी, ये वाली, ये Y चाहिए। तो इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग मेरे को क्या चाहिए, अब स्ट्रेस चाहिए, वो मेरा क्या कहलाएगा, FSC कहलाएगा। देखे बात समझ में आई ना? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने को इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी अब ये। अच्छा, ये वैल्यू कैलकुलेट कर दो, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी, देखो 0.87 इंटू 415, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 361, और ऐसे ही ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी 352। अब मुझे ये चाहिए FSC। तो इंटरपोलेशन सबको आता है, देखो सबसे पहले 361 में से 352 को माइनस करो, स्ट्रेसेस को माइनस करो, फिर स्ट्रेन्स को माइनस करो, करस्पॉन्डिंग 380 माइनस, अच्छा FSC है ना यहाँ पर, इधर ऐड करो ना ये वाली, पहले लोएस्ट वाली ऐड करो, जो लोअर वाली वैल्यू है ना उनको ऐड करो, फिर प्लस में ये आएगा पूरा, क्योंकि दिस प्लस वो वाली वैल्यू आएगी ना। तो 0.380 माइनस, अब स्ट्रेन्स को माइनस करो नीचे वाले 0.2076, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो जितना ये डिफरेंस है मैक्सिमम स्ट्रेन और इसके, यानी 0.00380 माइनस कर दूं 0.00287, तो यहां से निकल के आ जाएगा बेटा FSC, और जो कि आएगा 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? बहुत आसान है ना, बिल्कुल आसान है। अब मुझे बस क्या चाहिए, ASC चाहिए। तो सबको पता है कि ASC इंटू FSC माइनस FCC, ठीक है, इक्वल्स टू 0.87 FY। अच्छा, टेंशन इक्वल्स टू कंप्रेशन कर लो, AST2, या तो इससे निकाल लो या मोमेंट से निकाल लेते हैं, MU2 से निकाल लेते हैं। तो MU2 भी कितना था, ASC FSC माइनस FCC D माइनस D डैश, सब कुछ पता है अपने को। FCC कितना लेना है, 0.45 FCK। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो यहां से मुझे क्या निकल जाएगा, ASC निकल जाएगा, बिल्कुल आसान। तो चलो ASC निकाल लेते हैं फटाफट से, और मेरी पूरी डिजाइन यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। ASC निकाल लो, MU2 से निकाल लो चले। तो MU2 कितना था, 43.88 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई FSC निकाल चुके हैं अपन, 353 माइनस 0.45 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई D माइनस D डैश, यानी 460 माइनस 40। यहां से कैलकुलेट कर जाओगे तो ASC निकल के आ जाएगा मेरे पास, ASC निकल के आ जाएगा मेरे पास कितना, 303.6
75 mm स्क्वायर। ओके, निकल गया स्टील इन कंप्रेशन भी निकल गया, स्टील इन टेंशन भी निकल गया, मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया, मेरे को स्टील के एरिया मिल गए, एरिया ऑफ टेंशन रिइंफोर्समेंट भी मिल गया, AST दोनों मिला के T1 + T2 और ASC भी निकल गया। यहां पर मेरी डिजाइन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फ्लैंज्ड बीम भी देखेंगे, कोडल प्रोविजंस भी देखेंगे, डिजाइन भी देखेंगे और RCC को कंटिन्यू करेंगे। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंटीग्रेट इट। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.